अच्छा, हम देख रहे थे कि हमने यहाँ पे एक डिवीजन बना दिया, ठीक है। इसी तरीके का हमने को कॉपी किया, तो यहाँ पे हमने पेस्ट किया, एक और डिवीजन बना दिया, ठीक है। तो अब आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे इसके अंदर कोई फर्क तो पड़ा नहीं, ठीक है। तो हम ये डिविजन बना क्यों रहे हैं? तो असल में ये आपको एक स्ट्रक्चर दे रहे होता है काम करने का, कि आपने इस स्ट्रक्चर के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट के डिफरेंट, हम पहले देख रहे थे कि हम हेडिंग से डिवाइड कर रहे होते थे हर सेक्शन को, लेकिन अब हम एक ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं हर डॉक्यूमेंट्स को, कि जिसमें हेडिंग्स भी आ सकते हैं, पैराग्राफ, इमेज के, वो एक डिवीजन के अंदर आ रहे हैं। अब बेसिक एचटीएमएल के थ्रू हम ये डिवीजन करेंगे तो हमारे पास कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन अगर हम इसके अंदर थोड़ी सी सीएसएस अप्लाई करेंगे, जो हमने फर्स्ट लैब में, सेकंड लैब में पढ़ी थी, तो हम उसमें क्या कर रहे थे, हम इनलाइन सीएसएस कर रहे थे। अगर इनलाइन भी कर सकते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल भी कर सकते हैं। मैं इनलाइन करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपको, ताकि डिफरेंस पता लगे कि हर डिवीजन में क्या काम हो रहा है। जैसे मैं इसको स्टाइल कर देता हूँ, तो बॉर्डर दे दिया। इसी तरीके से मैंने इस डिवीजन के अंदर भी कुछ स्टाइलिंग दे दी। अब होगा क्या, हम इसको यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए हमारे पास दो डिवीजन बन गए, ठीक है। कि ये इसमें हमने सीएसएस की प्रॉपर्टी दे दी है हमारे पास। ये इस डिवीजन के ऊपर आप बॉर्डर एक क्रिएट करो। बॉर्डर की बॉर्डर का साइज क्या होना चाहिए, ये देखिए 1 पिक्सल का बॉर्डर होना चाहिए। फॉन्ट का साइज 25 पिक्सल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपकी बैकग्राउंड कलर ये होना चाहिए, या जो भी आपका टेक्स्ट का कलर ये होना चाहिए, फॉन्ट ये होना चाहिए, इस डिवीजन के ऊपर अलग। तो इस तरीके से आप जब, ये तो बहुत ही अनप्रोफेशनल सी चीज़ है जो हमने अभी एज एग्जाम्पल देखी है, लेकिन जब हम वेबसाइट बनाएंगे ना, तो उसके अंदर हम बहुत प्रोफेशनली स्टाइलिंग किया करेंगे। तो उसके अंदर फिर मल्टीपल डिवीजन के अंदर ही काम हो रहा होता है, ताकि आपको कोई भी जब हम हंड्रेड ऑफ थाउजेंड लाइन ऑफ कोड लिखा होगा, तो आप यहाँ पे जाके, जब यहाँ ये स्क्रॉल बार होगा और इतना सा स्क्रॉल बार होगा छोटा सा, और जब आप इसको ड्रैग करते जाएंगे नीचे तक, तो आपके पास हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ लाइन ऑफ कोड होगा। तो आप तो किसी चीज़ में चेंजिंग करनी है, आपको याद आ गया कि मैं ये देख रहा हूँ, अब आउटपुट देखने पूरी वेबसाइट को, अब मैं सारे इसमें चेंजिंग करनी, तो आप जाके उसको एक एक को जाके लाइन को देखेंगे नहीं कि वो टैग कहाँ पे यूज हुआ हुआ है, ऊपर हुआ हुआ है, नीचे हुआ हुआ है, कहाँ हुआ है। हाँ, डायरेक्ट उसमें कंट्रोल एफ दबाएंगे और डिवीजन का जो भी नाम है वो आप सर्च कर लेंगे कि भाई इस डिवीजन के अंदर हमने ये काम किया हुआ है। तो उसको आप डिवीजन की जो, जैसे डिवीजन है,
तो उसको कोई आईडी भी दे सकते हैं, उसको कोई क्लास भी दे सकते हैं, तो उस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं। तो जैसे हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास ये जो लैब हुई है, इसमें इन्होंने इंटरनल सीएसएस की बजाय वो इनलाइन सीएसएस की बजाय इंटरनल सीएसएस की हुई है। तो इस एग्जाम्पल में हम लोग जैसे देखेंगे कि इन्होंने स्टाइल का टैग ओपन करके उसके अंदर सारी डॉट फेवरेट्स की क्लास बनाई और उसके अंदर सारी सीएसएस कर दी, और उसके बाद जो div का टैग बनाया इन्होंने उसके अंदर उस क्लास को डायरेक्ट कॉल करा दिया। जैसे हमने यहाँ पे div के टैग के अंदर इनलाइन सीएसएस कर दिया है, एक लाइन के अंदर ही सारी सीएसएस कर दी है। तो इस तरीके से इन्होंने क्लास बना के स्टाइल के टैग के अंदर सारा काम कर दिया। अब जहाँ जहाँ ये फेवरेट की क्लास जिस जिस डिवीजन के अंदर कॉल होगी, वहाँ पे ये सारी प्रॉपर्टीज उस डिवीजन के अंदर अप्लाई हो जाएंगी। आप चाहें तो एक ही प्रॉपर्टीज का वो बना दिया, जो बहुत ज़्यादा एक दफ़ा यूज हो रही हैं, और उनको अलग अलग डिवीजन से सिर्फ क्लास फेवरेट करके कॉल कराते हैं, ठीक है, या आईडी फेवरेट करके कॉल कराते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप उसको डिवीजन को कर सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल है, आप लोग आराम से रन करके देखिएगा। इतना कुछ इसमें खास है नहीं, सिंपल इन्होंने वही एक इंटरनल स्टाइलिंग की हुई है, उसके बाद एक बॉडी के अंदर डिवीजन की एक क्लास बनाई हुई है, उसमें पैराग्राफ लिखे हुए हैं, और ए टैग यूज किया। अच्छा, ए टैग ये टैग जो इसमें गिवन है, ये ए रेफरेंस देना या लिंक क्रिएट करना मैंने आप लोगों को बताया हुआ है या नहीं, इसको देख के मेरे ध्यान में आया। अगर नहीं बताया हुआ तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आपने कोई भी वेबसाइट के अंदर सपोज कोई लिंक क्रिएट करना होता है ना, तो आपने ए टैग हमारे पास है। ये वैसे लैब से रिलेटेड चीज़ नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ, मेरे ख्याल से मेरे जेल से निकल गया था, मैंने आप लोगों को पहले नहीं बताया। तो ए टैग होता है जिसमें आपने कोई भी वेबसाइट पे लिंक देना है, कोई भी आपका कोई भी वर्ड है उसके ऊपर क्लिक करे तो वो किसी और पेज के ऊपर खुल जाए, तो उसके लिए आगे ए टैग है, ठीक है। इसके अंदर आपने क्या करना होता है, ये एंकर टैग कहलाता है। एंकर टैग में आपने एक एचरेफ की प्रॉपर्टी होती है, जिससे आपने जिस वेबसाइट पे उसको लेके जाना है या जिस पेज पे लेके जाना है उसका आप लिंक दे दें। जैसे कि ले जाना है, तो मैं इसका लिंक यहाँ दूंगा। और यहाँ बैठे जब मैं देखूंगा, मेरे पास ये एक लिंक क्रिएट हो गया, ठीक है। जब मैं इस लिंक पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे पीएफपी की वेबसाइट पे ले जाएगा। तो ये हमारे पास एक एंकर टैग होता है। इस तरीके से आपके पास अगर इसके अंदर कोई भी आपने HTML के पेजेस बनाए हैं और आप चाह रहे हैं कि मैं इसको इससे लिंक करा दूँ, तो वो काम भी आप कर सकते हैं। डायरेक्ट आप इस लिंक की जगह पे इस अ, इसका नाम दे देंगे, ठीक है। तो अगर आप कहेंगे कि अच्छा, यहाँ पे आप बस सिंपल ये करेंगे, सर मेरे पास ये न्यू डॉट एच टी एम एल दिया हुआ है ना, तो आप यहाँ पे हैकर रेफरेंस में न्यू डॉट एच टी एम एल दे देंगे। तो आपकी ही लोकल वेबसाइट के आपके लोकल होस्ट के अंदर जो आपकी सिस्टम के अंदर पेजेस पड़े हुए हैं, उसका अगर आप नाम दे देंगे या उसका लिंक दे देंगे, तो वो यहाँ पे इसके ऊपर पी एफ फीड पे क्लिक करने पर उसके ऊपर उस वेबसाइट की पेज के ऊपर आपको लेकर चला जाएगा। तो ये हमारे पास एंकर टैग था, ये हमने वैसे भी तो मेरे ख्याल से पढ़ा नहीं था, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। तो बस हमारे पास ये वाली जो एग्जांपल है ना, इसके अंदर हमारे पास डिवीजन में यही बताया हुआ है कि आपने ये एक डिवीजन बनाया और उसके अंदर क्लास काम करते गया। अच्छा, डिवीजन हम यूज़ क्यों कर रहे हैं? डिवीजन हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड तरीका है। जब आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो स्टैंडर्ड तरीका यही है कि आप डिवीजन में काम करें और उसके अंदर CSS की प्रॉपर्टीज को लिंक कराते हैं, ठीक है।
अच्छा, डिविजन के बाद हमारे पास आता है सेक्शन। कई बच्चों को इसके अंदर कंफ्यूजन होती है कि हम डिवीजन की बजाय सेक्शन क्यों यूज कर रहे हैं, या सेक्शन और डिवीजन में क्या फर्क है। ठीक है, सर ए टैग के अंदर क्लास और नहीं, ए टैग के अंदर क्लास तो नहीं आपने देनी होती, सिर्फ एचरेफ देना होता है। आपने सिर्फ एचरेफ देना होता है, हमने यहाँ पे दिया था। तो क्लास तो आपने कोई नहीं देनी होती, डायरेक्ट आपने ए के अंदर एचरेफ दिया और उसका या उन ओपनिंग टैग के अंदर एचरेफ दिया। ठीक है, और उसके बाद जो भी आप लिखेंगे वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। जैसे ये पी एफ फीड हो गया, मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको पी एफ फीड की जगह यहाँ कर दूँ लिख, जो भी यहाँ पे लिखूंगा वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और जब इस पर क्लिक करूंगा तो वो कहाँ पे जाएगा, वो इस वाले यूआरएल के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अच्छा ये, सर इसके अंदर हम कोई वो फाइल फोल्डर जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हो वो डाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल डाल सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मेरे पास से मैंने एक दूसरी क्लास को अभी कराते हुए, जैसे अभी आप लोगों के पास ये पेज बना रहा हूँ, इस तरीके से मैंने एक ये बना दिया था। ठीक है, अब ये अगर मैंने पेज अपने पास पहले से, ये देखिए न्यू डॉट एचटीएमएल बनाया है, मैं चाह रहा हूँ कि भाई कोई भी यहाँ पे क्लिक करे, ठीक है, जैसे ही कोई क्लिक हेयर पे क्लिक करेगा तो ये न्यू डॉट एचटीएमएल पे उसको लेके चला जाएगा। ये देखिए, तो यहाँ लिखा गया वांट टू सेल योर कार, क्लिक हेयर। जब मैंने क्लिक हेयर पे क्लिक किया तो ये मुझे दूसरे पेज यानी कि इस न्यू डॉट एचटीएमएल पे लेके जाएगी। तो आपकी वेब, आपके लोकल होस्ट पे, आपके लोकल कंप्यूटर पे कोई भी अगर पेजेस गिवन है तो उसका आप यूआरएल भी दे सकते हैं। जैसे मेरे पास ये अगर मैं इसको कट करूँ और मैं इसको यहाँ की बजाय सी ड्राइव में पेस्ट कर दूँ। ठीक है, ये लो, मैंने इसको यहाँ पे, अच्छा मैंने यहाँ पे इसको कहीं भी सपोज ऐप के अंदर मैंने इसको भी छोड़े आप, मैंने इसको यहाँ बी एस सी एस के अंदर पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो अब जब मैं, अब मुझे ये करना ही होगा। हाँ, ठीक है क्या, इसका पाथ कॉपी किया। ठीक है, अब ये कहीं मेरे पीसी पे रखा, तो बस मुझे उसका सिर्फ पाथ देना होगा। ठीक है, तो मुझे चाहिए, मैं ये पाथ दूंगा और ये उसके बावजूद यहाँ पे चले जाएगा। अब लेकिन देखें इसके अंदर ये इमेज नहीं शो हो रही। इमेज क्यों नहीं शो हो रही, क्योंकि इमेज तो मेरे पास डिफरेंट फोल्डर में रखी है। अगर मैं इसमें जाके न्यू में चेंज करूँ तो मैंने इमेज यहाँ दी हुई है। ठीक है, इमेज का भी पाथ में डिफाइन कर दूँ तो वो इमेज भी वहाँ पर आ जाएगी। खैर बस ये इसका तरीक़ेकार है। ठीक है,
ठीक है। अच्छा, ये चीज़ तो हमने देख ली कि href किस तरह से काम कर रहा होता है। ठीक है। के बाद हमने डिवीजन का टैग देख लिया। अब डिवीजन के बाद हमारे पास आता है सेक्शन का। कि जैसे हमने डिवीजन बनाया उसी तरीके से हम सेक्शन के अंदर भी काम कर रहे थे। तो सेक्शन के अंदर क्या, अच्छा सेक्शन जो है ना वो हमारे पास एक न्यू टैग है। पहले हमारे पास सिर्फ डिव टैग ही हुआ करता था। तो अच्छा, और डिव टैग भी जो है ये हमारे पास अभी HTML5 हम इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये लेटेस्ट वर्जन है HTML का। वरना हम जो भी हमारे पास डिविजन वगैरह होते थे वो हम इस बॉडी के इस हेड के अंदर ही अप्लाई कर रहे होते थे। लेकिन अब जब हमारे पास div का एक अलग से पूरा टैग बन के आ गया तो हम उसको बॉडी के अंदर एज अ div टैग यूज करते हैं, वरना हम सारे डिवीजन इस हेड के अंदर ही दे रहे होते थे। लेकिन HTML5 के अंदर हमारे पास ये फायदा आ गया कि हम div टैग को इस्तेमाल करते हुए अपनी पूरी वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ताकि हमें स्ट्रक्चर बनाने में भी आसानी हो, CSS अप्लाई करने में भी आसानी हो, और बाद में उसको फेच करने में भी आसानी हो। उसके बाद हमारे पास ये सेक्शंस का टैग है, ये भी HTML5 के अंदर नया आया है। ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा होता है कि हमारे पास ये आप एग्जाम्पल दी हुई है, हमको ये रन करके देखिएगा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ सेक्शन के अंदर क्या हो रहा होता है। तो जैसे हमने देख रहे थे कि हमारे पास डिवीजन टैग जो है वो एक ग्रुप ऑफ कंटेंट को डिफाइन कर रहा होता है। वैसे ही सेक्शन भी यही काम करता है कि वो एक डॉक्यूमेंट, जैसे आपके पास मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स लिखने हैं आपने, या मल्टीपल कोई ब्लॉग लिखने हैं, उसके अंदर मल्टीपल हेडिंग्स हैं, और एक हेडिंग के से रिलेटेड या एक आर्टिकल है, एक आर्टिकल की वेबसाइट है, उसमें एक आर्टिकल लिखा हुआ है। उस आर्टिकल के अंदर सपोज 6 हेडिंग्स हैं और 6 पैराग्राफ्स हैं, 2 इमेजेस भी यूज हुई हुई हैं बीच में, और उसके बाद वो डिवीजन एक क्लोज हो जाता है, फिर एक नया आर्टिकल उसी वेबसाइट की उसी पेज के अंदर नीचे हम देखते हैं। फिर उसकी हेडिंग्स अलग हैं, उसके पैराग्राफ्स अलग हैं, उसका बैकग्राउंड कलर अलग है, बैकग्राउंड इमेज अलग है, सारी उसकी CSS की प्रॉपर्टीज अलग हैं, उसके सारे डिज़ाइन अलग हैं, उसमें डिफरेंट इमेजेस यूज हुई हैं। इसी तरीके से ये हम सेक्शंस के थ्रू भी सेक्शन बना के भी काम कर सकते हैं, जिसमें हम सेक्शन का टैग इस्तेमाल कर रहे थे। अब मैं आपको ये सेक्शन को भी एक्सप्लेन करने के बाद बताऊंगा कि डिवीजन और सेक्शन में असल बेसिक मेजर फर्क क्या है, कि हम डिवीजन कब यूज़ कर रहे होते हैं और सेक्शन कब यूज़ कर रहे होते हैं। तो बस ये डिवीजन भी हमारे पास वही काम कर रहा होता है, सेक्शन भी हमारे पास ग्रुप्स को डिफाइन कर रहा होता है, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनके अंदर डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर उस डॉक्यूमेंट को डिफाइन कर देता है। ठीक है। या हम कोई देखते हैं कि एक टॉपिक से रिलेटेड हेडिंग है या पैराग्राफ हैं, तो उनको एक सेक्शन में रखते हैं, फिर दूसरे कोई टॉपिक से रिलेटेड अलग हेडिंग पैराग्राफ इमेजेस वगैरह हैं, उनको अलग सेक्शन में रखते हैं। ठीक है। तो हर सेक्शन के अंदर आप जो है हेडिंग पैराग्राफ एक्सेट्रा चीज़ें जितनी भी हैं वो डाल सकते हैं। अच्छा, अब हम ये एग्जाम्पल लेते हैं। ये देखें, ये हमारे पास जैसे हमने पहले उसमें देखी थी ना कि हमारे पास एक वेबसाइट है, इसमें हेडर है, कंटेंट एरिया है, साइड बार वगैरह है। तो ये चीज़ आप इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास पूरी वेबसाइट का जो लेआउट है ना, जब हम ये बना रहे होते हैं तो इसमें हम मल्टीपल जैसे हेडर और नेविगेशन, साइड बार, फुटर, इन सब के लिए हम क्या चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं, डिवीजन यूज़ कर रहे होते हैं, डिव टैग यूज़ करें, या डायरेक्ट आप हेडर का भी टैग हमारे पास आगे है, फुटर का भी टैग है, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसको हम मल्टीपल डिवीजन के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरीके से जब हम कंटेंट एरिया के अंदर आते हैं, जहाँ कंटेंट एरिया है, वहाँ पे जब हम कोई डॉक्यूमेंट्स को या कोई आर्टिकल्स को, कोई ब्लॉग्स को हम अलग अलग आर्टिकल्स को डिफाइन कर रहे हैं, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स को डिफाइन कर रहे हैं, और उनको उनकी इमेजेस डाल रहे हैं, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसका ब्लॉग लिख रहे हैं, तो हर सेक्शन के को हम एक अलग सेक्शन टैग के अंदर डाल रहे होते हैं। इसी तरीके से हमारे पास ये देखें, अब यहाँ पे हमारे पास हेडर है, यहाँ नेविगेशन बार है, यहाँ साइड बार है, फुटर है। यहाँ पे आपने एक सेक्शन बना दिया जिसमें एक हेडिंग हेडर टैग डाल दिया, फिर एक नीचे आर्टिकल लिखा, फिर उसका फुटर डाल दिया, फिर
नीचे एक और सेक्शन बनाया। इस तरीके से करते करते आप पूरी वेबसाइट की, सपोज कोई ब्लॉग वेबसाइट है तो वो आप बना रहे हैं, ठीक है। ये भी उसी तरीके की एक एग्जांपल है। हेडर है, फिर फुटर आप देते हैं वेबसाइट में, नेविगेशन बार है, फिर एक सेक्शन बना दिया, ठीक है। उसमें यहाँ कोई आर्टिकल लिख दिया, यहाँ पे साइड में कोई आपने एक इमेज डाल दी, दूसरी डाल दी, फिर यहाँ एक सेक्शन है उसमें कोई एक आर्टिकल है, उसमें यहाँ इमेज है। इस तरीके से मल्टीपल सेक्शंस के अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को डिवाइड कर देते हैं ताकि उनको उनकी सीएसएस करने में भी आपको आसानी हो, और उनके ऊपर स्टाइलिंग वगैरह आप अप्लाई अलग अलग के ऊपर अलग तरीके की कर सकें, और बाद में आप उनको अपने कोड के थ्रू चेक भी कर सकें आसानी से, ठीक है। अब हमारे पास ये एग्जांपल दी हुई है सेक्शन से रिलेटेड, इसको आप लोग रन करके देखिएगा, इतनी कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास सेक्शन, सवाल सबसे ज़्यादा आता है कि सेक्शन और डिवीजन के अंदर क्या फ़र्क है। तो हम जब डिवीजन के अंदर काम कर रहे होते हैं ना, तो आप लोगों को एक चीज़ का पता नहीं अंदाज़ा है कि नहीं, एसईओ का किसी को अंदाज़ा है कि एसईओ क्या काम करता है, या एसईओ क्या होता है? सर्च इंजन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन। सही यस सही सर। बोला। अच्छा, जिनको अंदाज़ा है एसईओ का, उनको ठीक है, जिनको नहीं है उनको मैं बता देता हूँ कि एसईओ जो है ना वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होते हैं। जितने भी हमारे पास सर्च इंजन हैं, जो जैसे कि गूगल हो गया हमारे पास, ये हम गूगल है, ठीक है, फिर याहू है, फिर बिंग है, तो इस तरीके से मल्टीपल सर्च इंजन हमारे पास होते हैं। तो उन सर्च इंजन के ऊपर आप जैसे कुछ भी लिखते हैं, ठीक है। अब मैं कोई भी इस सर्च इंजन के ऊपर कुछ भी लिखता हूँ, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि वो मेरे पास मल्टीपल रिजल्ट्स दिखाना शुरू कर देता है। अच्छा, ये सर्च इंजन क्या हो रहा होता है, सर्च इंजन के अंदर काम ये होता है कि हमने ये वेबसाइट यहाँ पे इस आखिरी पेज, आखिरी एक पेज 1 के आखिरी ब्लॉक के ऊपर आ रही है, फिर पेज 2 3 4 10 तक है, तो ये जिसकी जितनी अच्छी एसईओ होगी, मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होगी, वो उतना ही ऊपर गूगल की सर्च लिंक में ऊपर होगा। और वो हमारे पास किस तरीके से एसईओ काम कर रहा होता है, वो कर रहा होता है टैग्स की सूरत में, कि जिसने जो हम यहाँ पे टैग यूज कर रहे हैं, जितने जितने अच्छे टैग यूज किए हुए हैं, ठीक है, तो उतने ही उसकी जितने रेलेवेंट टैग अपने आर्टिकल से रिलेटेड किए हैं, अब यहाँ पे जो भी सर्च करेगा तो वो टैग उसके अंदर पूरी अपने डेटाबेस में गूगल चेक करेगा कि वो सबसे ज़्यादा कीवर्ड्स। हाँ, कीवर्ड जिसको कहते हैं, कीवर्ड जिसने सबसे ज़्यादा अच्छे यूज़ किए हुए हैं उसकी कीवर्ड्स के थ्रू नहीं क्या। बैकलिंकिंग होती है। हाँ, ठीक है। ये एडवांस लेवल की चीज़ें जो भी हैं वो हम देखेंगे बाद में, लेकिन असल में हमारे पास जो हम अभी चीज़ पढ़ रहे हैं ना, वो है डिवीजन और सेक्शन को हम देख रहे हैं कि डिवीजन और सेक्शन हमारे पास किस तरीके से डिफाइन होता है। तो हम जब भी एसईओ करते हैं किसी का, तो एसईओ के अंदर जब ऑटोमेटिक गूगल के पास एसईओ चल रहा होता है, एक तो हम अपनी वेबसाइट की एसईओ करते हैं, लेकिन जब गूगल के पास जो एसईओ चल रहा होता है वहाँ पे वो क्या चेक करता है कि हमारे पास जो हमने अभी पढ़ा कि डिवीजन टैग के अंदर हम अलग डिवीजन डिफाइन कर देते हैं, सेक्शन के अंदर अलग सेक्शन डिफाइन कर देते हैं। तो इस तरीके से अब आपने देखा होगा, जैसे मैंने डिवीजन वर्सेस सेक्शन लिखा, तो इसमें वेबसाइट के अंदर ये नीचे का कंटेंट लेके आ रहा है, हर वेबसाइट के अंदर कुछ कुछ कंटेंट, और उस कंटेंट के अंदर हमारे पास सेक्शन टैग, सेक्शन का कीवर्ड और डिवीजन का कीवर्ड आ रहा है, ठीक है। तो अब ये क्या करता है, जैसे मेरे पास एक सेक्शन का ये बना हुआ है, ठीक है, ये मैंने एक सपोज कोड लिखा है, इसके अंदर एक सेक्शन ये है, ठीक है, फिर एक सेक्शन ये है, इसके अंदर एक हेडिंग है, एक पैराग्राफ है, फिर एक सेक्शन ये है, एक हेडिंग है, पैराग्राफ है, एक सेक्शन ये है। इस तरीके से मेरे पास ये 5 सपोज सेक्शन लिखे हैं, ठीक है। तो अब क्या करता है कि ये कि आपके पास जब आप वेबसाइट में सर्च करते हैं, तो उस वेबसाइट के अंदर ये अपने पूरे डेटाबेस में सर्च करता है कि जितनी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे ये अ, जो कीवर्ड इन्होंने सर्च किया है, ठीक है, उन सब वेबसाइट्स के अंदर कोई ऐसी हेडिंग, जैसे मैंने इस सेक्शन में हेडिंग दी है, ये सर्च करता है कोई ऐसी हेडिंग्स हैं कि जिसके अंदर ये कीवर्ड यूज हुआ हो, तो उस सेक्शन की हेडिंग के ऊपर जाके ये सर्च करता है। या कोई ऐसा पैराग्राफ है कि उसमें ये कीवर्ड यूज हुआ हो, तो वो ये काम ये जो सर्च करता है, ये सेक्शन टैग के थ्रू सर्च कर रहा होता है। एसईओ जो करता है वो सेक्शन टैग के थ्रू कर रहा होता है कि यहाँ पे अब ये इसके अंदर जो भी इस वेबसाइट को जब
कंटेंट जिस भी पेज के ऊपर लिखा होगा और उसकी आप इंस्पेक्ट के अंदर जाके देखेंगे तो ये सेक्शन टैग के अंदर ये काम हुआ होगा। डिवीजन के अंदर हम जो भी चीज़ लिखते हैं उसको एसईओ सर्च नहीं करता। तो आपका डिवीजन और जो सेक्शन है उसके अंदर बेसिक फर्क ये है कि आपका सेक्शन जो है ना उसको सर्च इंजन सर्च करता है, ठीक है। उसके अंदर जितने टैग यूज हुए हैं हेडिंग से पैराग्राफ में उसमें जितने भी कीवर्ड्स हैं उनको सेक्शन टैग को सर्च करता है सीओ आपका सर्च इंजन, और जो डिवीजन टैग है उनको सर्च नहीं करता, ठीक है। डिवीजन को आप एक तरीके से सिर्फ लेआउट के थ्रू बनाने के लिए आप यूज कर रहे होते हैं एक तरीके से अपने वेबसाइट को मल्टीपल डिवीजन डिवाइड करने में, और सेक्शन जो है वो आपको एक ये फायदा भी दे रहे होते हैं कि वो आपके एसईओ के अंदर मदद कर रहे हैं, ठीक है। तो सेक्शन हमारे पास इसी तरीके से डिफाइन होता है कि सेक्शन का एक टैग ओपनिंग टैग है, फिर क्लोजिंग टैग है, उसमें आप मल्टीपल ये चीज़ें दे सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल टैग और दे सकते हैं। ये मैंने पहले से कुछ कंटेंट लिख के रखा हुआ था, ये देखिए इसमें भी यही सिंपल काम हो रहा है कि हमारे पास ये एक सेक्शन है, ये दूसरा सेक्शन है, ठीक है। तो ये आप अपने कंटेंट को ग्रुप्स में डिवाइड डिवाइड करें आप इसकी। ये तो एक सिंपल सा हमारे पास टेक्स्ट लिखा आ गया, इसके ऊपर हम कोई ना कोई एसईओ कह रहा हूँ कोई सीएसएस अप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और हम सपोज इंटरनल सीएसएस या एक्सटर्नल सीएसएस करते हैं या कोई आईडीज बनाते हैं या क्लासेस देते हैं तो वो भी हम सेक्शन टैग के अंदर उसकी आईडी सीएसएस की आईडी या क्लास दे देंगे। तो इस तरीके से जैसे हमने यहाँ पे किया कि हमने एक बॉर्डर क्रिएट किया है या ये देखें मल्टीपल सेक्शन क्रिएट किए डिवीजन के अंदर, तो इस तरीके यही काम हम सेक्शन के अंदर भी कर सकते हैं। बस बेसिक फर्क सेक्शन और डिवीजन में यही है कि वो सर्च इंजन जो हैं वो आपके सेक्शन टैग्स को सर्च करते हैं जबकि डिवीजन को नहीं करते, ठीक है। अब ये हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है सेक्शन से रिलेटेड, ये मेटा टैग है, मेटा को हम किसी और लैब में डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास ये इन्होंने इंटरनल स्टाइलिंग यूज़ की हुई है कि जिसके अंदर इन्होंने H1 H2 से H3 को एक बैकग्राउंड कलर ग्रे दिया हुआ है। इसको आप लोग आराम से रन करके देखिएगा। फिर एच ग्रुप है, एच ग्रुप क्या होता है कि आपने एच ग्रुप का टैग होता है हमारे पास कि जिसमें अच्छा ये भी हमारे पास एक डिफरेंट लैब में है, उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमने अपने बॉडी के अंदर इसको एच ग्रुप को डिफाइन कर दिया कि हमारे पास एच ग्रुप क्या है, H1 से H6 तक की जितनी हेडिंग्स होती हैं वो सारी H1 टिल H6 जो है ना वो एक एच ग्रुप कहलाता है। तो एच ग्रुप का टैग है उसमें आप अपनी सारी हेडिंग्स को डिफाइन कर दें और फिर यहाँ पे स्टाइल करते वक्त एच ग्रुप दें, ठीक है। और H2 को डिफाइन कर दें और फिर जितने भी यहाँ पे H2 है उन सबके ऊपर वो चीज़ अप्लाई हो जाएगी। तो इसको हम इन डिटेल बाद में देखेंगे। तो हमने अभी तक डिवीजन देखा है और सेक्शन टैग देखा है। इसके बाद हमारे पास हेडर टैग आते हैं और फुटर टैग आते हैं। तो हमने अभी तक देख लिया कि हमारे पास हेडर क्या होता है। हेडर हमारे पास हर वेबसाइट के अंदर सबसे ऊपर वाला जो एरिया होता है, सबसे ऊपर वाला जो डिवीजन होता है इसको हम हेडर कहते हैं, ठीक है। और सबसे नीचे का जो एरिया होता है इसको फुटर कहते हैं। तो इनको हम डिवीजन के थ्रू भी दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमारे पास एक अलग पूरा टैग भी है हेडर और फुटर के नाम से, ठीक है। तो ये देखें जैसे हमारे पास इस बॉडी के अंदर इन्होंने एक हेडर अलग से डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। और उस एच ग्रुप के अंदर H1 की हेडिंग दी हुई है या H2 की हेडिंग दी हुई है। तो आप हेडर को अलग से भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। मोस्टली कॉमनली जो है ना प्रैक्टिस यही है लोगों की कि वो हेडर सबसे पहले डिफाइन कर देते हैं, फिर मल्टीपल सेक्शन टैग, फिर फुटर। तो यहाँ पे ये हेडर आ गया, ठीक है। फिर सबसे एंड में आपको आपकी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि आप फुटर दे दें, फुटर के अंदर मल्टीपल आप टैग यूज कर रहे हैं या प्रॉपर्टीज दे दें तो वो आपके पेज के सबसे एंड में आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे भी इन्होंने हेडर डिफाइन किया हुआ है, उसमें डिफरेंट चीज़ें दी हुई है। फिर एक सेक्शन दिया हुआ है, उस सेक्शन का एक अलग हेडर टैग यूज किया हुआ है, ठीक है। फिर एक फुटर दिया हुआ है, ठीक है। उसकी भी कोई आईडी दी हुई है क्योंकि इन्होंने CSS की कोई क्लास आईडी कोई CSS के अंदर बनाई हुई है।
ठीक है। और फुटर के अंदर आप लोग मेनली जो है अबाउट अस की चीज़ें लिख रहे होते हैं, या पूरी वेबसाइट में जितने लिंक्स दिए हुए हैं वो दे रहे होते हैं, कॉपीराइट की इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। और हेडर के अंदर मेन इंट्रोडक्शन जिस वेबसाइट का होता है, उसका नाम वगैरह, उसका कोई लोगो है वो है, तो वो चीज़ें आप दे रहे होते हैं। और बीच में कंटेंट एरिया के अंदर आप डिविजन्स और सेक्शंस को अंदर डिवाइड करके अपना काम कर रहे होते हैं। ठीक है। तो हमारी जो आज की लैब थी ना, वो इतनी थी कि जिसके अंदर हमने ये 4 चीज़ें पढ़ी हैं। ठीक है। कि हमारे पास डिवीजन क्या होता है, ठीक है, सेक्शंस क्या होते हैं, हेडर्स एंड फुटर्स क्या काम कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये तो हम बहुत बेसिक बेसिक हमने सिर्फ उसका स्ट्रक्चर देख लिया कि भाई हमारे पास हेडर्स काम किस तरीके से कर रहे होते हैं, फुटर्स काम किस तरीके से कर रहे होते हैं, सेक्शंस किस तरीके से काम कर रहे हैं, डिविजन किस तरीके से हम क्रिएट कर रहे होते हैं, उनका सिंटैक्स क्या है लिखने का। ठीक है। अब जो भी इसमें एग्जाम्पल दी हुई हैं वो आप लोग आराम से इसको रन करके भी देखिएगा, और फिर डिफरेंट जो जो उसमें चीज़ें आ रही हूँ, आप जब तक आपका हैंड ऑन नहीं होगा आपको समझ नहीं आएगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आपके पास गिवन है, ऐसे कि ये ओ एल और एल आई की हमारे पास एक ओ एल और ऑब्जेक्ट लिस्ट। ऑब्जेक्ट लिस्ट नहीं है ये बेटा, ये है ऑर्डर लिस्ट। ठीक है। ये हमारे पास लिस्ट देने के 2 तरीके होते हैं। ये मेरे ख्याल से आपकी लैब नंबर 5 के अंदर जो है ना, ये है ना, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट होता है। हाँ, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट। HTML लिस्ट विद CSS। तो ये हमारे पास एक पूरी लैब है, इसको करने की इसमें मल्टीपल टास्क हैं, वो हम करेंगे। लेकिन इसमें ज़रा आ गया है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये क्या होता है। ये देखो, हमारे पास जो है ना, ये 2 तरीके की लिस्ट होती है। हमने कोई भी लिस्ट डिफाइन करनी है तो हमें उसके अंदर नंबर, उसके हर एक का नंबर या उसका ABCD या नंबर नहीं देना पड़ेगा। हम डायरेक्ट जो है, अगर हमें ऑर्डर्ड लिस्ट देनी है, मतलब कि वो 1 से ही स्टार्ट हो रही हो और सबसे एंड वाला जो है वो सबसे बड़ा नंबर हो, तो हम ऑर्डर्ड लिस्ट मतलब OL दे देते हैं। और OL के अंदर एक टैग होता है LI का। LI मतलब लिस्ट का पहला जो कंटेंट है वो ये है, फिर दूसरी लाइन के ऊपर ये है, तीसरी लाइन के ऊपर ये है, तो वो LI हमें देना पड़ता है। ठीक है। और उसके अंदर हम जो भी लिखेंगे, ये इसके पहले 1 लग जाएगा, फिर 2, फिर 3, 4, इस तरीके से ये ऑर्डर्ड लिस्ट है। फिर इस तरीके से हम अनऑर्डर्ड लिस्ट देंगे तो उसके अंदर 1, 2, 3 नहीं होगा, उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें होंगी। मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ, बाकी हम इसको जो इसकी असल लैब है ना उसमें कर लेंगे। जब ये मैंने ये तीनों के नाम, चारों के नाम लिखे और मैंने इसको ऑर्डर लिस्ट के अंदर सबको सबके एक एक नाम डिफाइन कर दिया, तो मेरे पास क्या होगा, ये देखो, ये आपको दिख रहा होगा 1, 2, 3, 4 करके ऑर्डर के अंदर आ रहा है, और ये एक लिस्ट है। इस तरीके से आप ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट भी बना सकते हैं। ठीक है। इसको आप अगर यूएल करें तो देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, यहाँ पे 1, 2, 3 चला गया, लेकिन ये एक लिस्ट है, लेकिन ये अनऑर्डर्ड है कि कोई ऑर्डर नहीं है। ठीक है। इस तरीके से आप लिस्ट के हर उसके ऊपर कोई ना कोई प्रॉपर्टीज अलग भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ये हम एक अलग इसकी लैब है उसके अंदर भी इसको डिस्कस करेंगे इन डिटेल। ठीक है। हाँ, सीक्वेंस करने के लिए आप ऑर्डर्ड लिस्ट यूज कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, अच्छा, हमारे पास ये एक एग्जाम्पल दी हुई है, इसको रन करके हम देखते हैं। सर ये टैक्स हम कॉपी मिलेगा जी, या क्या कह रहे हैं? सर जो प्रैक्टिस करनी है वो इस टेक्स्ट को कॉपी करना है या टाइप करना है?
ये आपको टाइप ही करना होगा। ज़ाहिर है आप जब टाइप करेंगे ना तभी आपको वो सारी चीज़ें याद रहेंगी और दिमाग में टाइप करते वक्त सवाल भी आएंगे कि यार ये टैग क्यों यूज़ हो रहा है, तो आप उसको जाके सर्च कर रहे होंगे। तो सर हम लॉरम इप्सम यूज़ कर सकते हैं? कर सकते हैं बिल्कुल। ये हमारे पास एक दी हुई है। ये देखिए, ये एक हमारे पास एग्जाम्पल दी है, इसको हमने रन करके देखा। इसमें इन्होंने ये देखिए, ये एक हेडर बहुत ही प्लेन सिंपल सा काम किया हुआ है, तो प्रोफेशनल काम नहीं किया हुआ इन्होंने। सिंपल इन्होंने एक हेड के अंदर कुछ स्टाइलिंग कर दी है। H1 H2 H3 जहाँ भी यूज हो रहा होगा वहाँ पे बैकग्राउंड कलर इन्होंने ग्रे दे दिया है। देखिए जहाँ H1 H2 H3 यूज हो रहा है वहाँ बैकग्राउंड कलर इन्होंने ग्रे दे दिया है। ठीक है, जहाँ हेड एच ग्रुप के H1 H2 आएंगे वहाँ पे ये प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, फिर इन्होंने कुछ मार्जिन दे दिए, मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम। ठीक है,